चलो भाई, चलो शुरू किया जाए आज का टॉपिक। अभी तक हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक हल्का सा डिस्कशन 2 मिनट के अंतर्गत। खाली टॉपिक का नाम बोलते जाएंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, वाई डू वी फॉल इल, इसी का दूसरा नाम है हेल्थ एंड डिजीज। इसमें हम लोग हेल्दी होने का मतलब जाने, डिजीज फ्री होने का मतलब जाने, क्या क्या करना चाहिए हम लोग को हेल्दी रहने के लिए ये समझे, क्या नहीं करना चाहिए ये समझे। ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज देखे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उसके बाद हम लोग देखे ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, क्रोनिक और फिर एक्यूट। ठीक है। फिर हम लोग देखे फैक्टर्स, हमारे हेल्थ को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही। फिर हम लोग देख रहे थे काउज ऑफ डिजीज, कि किस कारण से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और कैसे हम लोग बचे हुए रहते हैं। ठीक है। हम लोग घिरे हुए हैं पैथोजन से, इसके बावजूद कौन है हमारे बॉडी में जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारा स्किन है, टीयर्स है, सलाइवा है, HCl है, ठीक है, म्यूकस है, स्वेट है जो हमको बचाता है, और हमारा इम्यून सिस्टम, ये सब मिलकर हमको प्रोटेक्ट करने का काम करते रहता है। इसके बावजूद कभी कभार हम लोग बीमार पड़ ही जाते हैं। ठीक है। किसी से चूक हो जाती है और वो पैथोजन अपने टारगेट साइट पे पहुंच जाता है और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। यहां तक हम लोग देखे थे। ठीक है। आज का अपना टॉपिक रहेगा इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन। ठीक है। क्लास 8 में आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ करके आए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो काफी छोटा हो, काफी सूक्ष्म हो, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, विच कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है। उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन बोलेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज इज नोन एज इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन। ठीक है। इस पैथोजन को हम लोग 5 कैटेगरी में रखे हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फंगी भी बोलते हैं, प्रोटोजोआ एंड वर्म। क्लियर। इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये पैथोजन क्या क्या है। ठीक है। शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया। सारे के सारे बैक्टीरिया को हम लोग पैथोजन बोलेंगे क्या हर्ष? क्या हर बैक्टीरिया पैथोजन है? हर बैक्टीरिया पैथोजन नहीं। ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया 2 प्रकार का हो सकता है, यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो हमको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वैसे ही बैक्टीरिया को हम लोग इस कैटेगरी में स्टडी करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज नहीं करता, यहां तक कि हमको फायदा पहुंचाता है। इनका माइक ऑन है, ऑफ किया जाए। ठीक है। तो कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होता है जो हमको फायदा पहुंचाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हम लोग कहीं बाहर में ग्रो करवाते हैं और उस बैक्टीरिया को खाते हैं। आप लोग खाए हो बैक्टीरिया? 14 जनवरी को खाइबे किए होंगे, है ना? 14 जनवरी को एकदम बढ़िया से दूध में बैक्टीरिया जमा जमा के खाए हैं हम लोग। दही, कौन सा बैक्टीरिया? कुछ बच्चा नाम भी लिखा था ऊपर में, बिल्कुल सही, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। क्लियर। तो एक एग्जांपल हो गया ये समझने के लिए कि हर एक बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद भी है। पिछले क्लास में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हमारे स्किन पे सिम्बायोटिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। ई कोलाई उसका नाम है, ई कोलाई, ई डॉट कोलाई। वो बैक्टीरिया हमारे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वहां पे वो क्या करता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाने का काम करता है। ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे उन बैक्टीरिया के बारे में जो हमको बीमार कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उसको बोलेंगे हम लोग पैथोजन या पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक क्या होता है? अंकुश लिखा है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक वैसा कल्चर्ड बैक्टीरिया है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्रोबायोटिक दवाई के रूप में भी दिया जाता है। ये कब दिया जाता है आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अंकुश बढ़िया पॉइंट एक दे दिया है, तो चलिए डिस्कस करेंगे। बोले ना,
बैक्टीरिया के बारे में पहले समझते हैं। देखिए बैक्टीरिया ये अगर बीमारी काउज करता है, एक दो बीमारी का नाम बता दो जो बैक्टीरिया की वजह से होता हो। ऐसे एक लिस्ट बना करके हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और वर्म से होने वाले क्या क्या बीमारियां होती हैं। 8-10 बीमारी का नाम एक लिस्ट बना करके टीचमेंट पे ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी आपको जो आता है आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे टाइफाइड लिखे हो, टेटनस लिखे हो, ठीक है। जॉन्डिस नहीं होता है, मलेरिया भी नहीं होता है, कॉलरा होता है, ठीक है। तो ये सब 2-4-5 बीमारी का नाम आप लोग बताए जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो आप नाम लिख रहे हो हर बीमारी का नाम वहां पे नहीं, कुछ बच्चे वायरस वाला भी नाम लिख दिए हैं, कुछ फंगस वाला नाम लिख दिए हैं, कुछ प्रोटोजोआ वाला नाम लिख दिए हैं। तो सारा लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्लियर। ये हो गया बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज। निमोनिया भी होता है बैक्टीरिया की वजह से। अब बात ये रहा कि अगर बैक्टीरिया से डिजीज होता है, इस बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट किस प्रकार के दवा से हम लोग कर सकते हैं? किस प्रकार का दवा चलाते हैं? वो चलाया जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए दवा चलाई जाती है, उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स सामान्यतः जो एंटीबायोटिक्स होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल पाया जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल होता है, बताए होंगे सेल पढ़ाने के दौरान। और वो सेल वॉल किसका बना हुआ होता है ये भी कभी लिखवाए होंगे, तो बताओ बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन, वेरी करेक्ट, ठीक है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो उसी सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं। सेल वॉल हो गया ब्रेक, बैक्टीरिया जाएगा मर, कहानी हो गया फिनिश। इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरियल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज ऐसे ही बताओ तो बैक्टीरिया के बारे में एक और पॉइंट, बैक्टीरिया यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और भी कैन से न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, ठीक है। और जितने ही प्रोकैरियोट्स होते हैं दे ऑल आर यूनिसेलुलर, न्यूक्लियोइड होता है, बिल्कुल सही बात। डन, चलिए। एंटीबायोटिक्स दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक को बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। ब्रॉड मतलब देखिए कि लग रहा है खूब चौड़ा, जिसका एरिया वाइड हो, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको बोलते हैं जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकता है, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया को जो मारने में सक्षम हो उसको हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम वैसे एंटीबायोटिक्स को बोलेंगे जो गिने चुने या पार्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है। ये बहुत प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकता है, ये पार्टिकुलर बैक्टीरिया को मारेगा चुन चुन के, ठीक है। तब चलिए बताया जाए कि किसको आप बेटर मानोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम को या नैरो स्पेक्ट्रम को? नैरो स्पेक्ट्रम सर। कुछ बच्चे ब्रॉड लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नैरो बोल रहे हैं। जो बच्चे नैरो बोल रहे हैं दे आर करेक्ट, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम को बेटर माना जाएगा, कारण नैरो स्पेक्ट्रम गिन चुन करके किल करेगा ना। और अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा खिला रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया पाया जा रहा है सिम्बायोटिक रूप से, वो भी तो मारा जाएगा ना। उदाहरण देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब एकदम बम, खतरनाक वाला, कि यहां पर पटक दिए हैं तो आसपास जितना है सभी मर जाएगा। और नैरो स्पेक्ट्रम मतलब एकदम स्नाइपर, ठीक है। तो अगर उस भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको चुन चुन करके किसी को किल करना हो तो आप कौन सा गन इस्तेमाल करोगे? भीड़ भाड़ वाले जगह पे कोई अपराधी छुपा हुआ है तो उसको किल करने के लिए आप बम पटक दोगे,
या स्नाइपर का इस्तेमाल करोगे? स्नाइपर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, नो डाउट। गेम में खेलवे करता होगा तुम लोग गधा लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नैरो स्पेक्ट्रम है स्नाइपर की तरह जो एकदम चुन चुन करके उसी को किल करेगा, और अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम लोग पटक देते हैं वहां पे तो उससे वो बैक्टीरिया तो मारा जाएगा, नो डाउट, हम लोग ठीक भी हो जाएंगे, बट उससे हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा ना, ठीक है। इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब देखिए नैरो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब डायग्नोसिस करवाए हो। डायग्नोसिस का मतलब होता है उस बीमारी के कॉजेटिव एजेंट का पता लगाना, ठीक है। पता लगा लिया कि भाई इस बैक्टीरिया की वजह से है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने वाला एंटीबायोटिक खिला देंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन चलाता है? तो सामान्यतः अगर पता होता नहीं हो कि कौन है, कौन उसका कॉजेटिव एजेंट है, जैसे अगर हम लोग मेडिकल स्टोर से लेते हैं दवाई, मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला चेकअप थोड़ा करवाता है। आपके घर के आसपास में कोई मेडिकल स्टोर अगर हो, हल्का फुल्का बुखार फिर कुछ हो गया, जाके वहां से चाचा बुखार लग रहा है ये 2 दिन से, मांग लिए उससे चाचा से दवाई, भैया से ही मांग सकते हो। तो चाचा को पता नहीं किया भाई किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ठीक है। जब उनको पता नहीं है तो ऐसा चीज आपको दे देंगे, उनको नाम भी कमाना है, ऐसा दवाई देंगे कि कौनो बैक्टीरिया रहे सब हो जाएगा, ओम नमः स्वाहा, ठीक है। तो वो कैसा दवाई देंगे भाई? नैरो की ब्रॉड, ब्रॉड वाला ही देंगे। और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस लिखता है कि जाइए ब्लड यूरिन ये वो चेकअप करवा करके आइए। चेकअप करवाने में 2 दिन लगता है, 4 दिन लगता है टाइम, उसका जब रिपोर्ट आता है पता चला कि भाई फलना बैक्टीरिया की वजह से है, तब वो कौन सा दवा देगा? तब वो डॉक्टर देगा नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो। समझे यहाँ? वेरी गुड, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल, एंटीबायोटिक से कोई बताओ तो, द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो इस दुनिया में आया कौन था वो? अरे वाह, वेरी गुड, पेनिसिलिन था वो, ठीक है, पेनिसिलिन था वो, नोट किया। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? स्पेक्ट्रम होगा ये पेनिसिलिन। बिल्कुल बिल्कुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, पेनिसिलिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हु डिस्कवर्ड दिस? नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डन। तो चलिए इतना कुछ हम लोग जाने बैक्टीरिया के बारे में, आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब फिर से एक बार क्या क्या समझे बैक्टीरिया में देख लेते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक है, जो बीमारी कॉज कर सकता है। जो बीमारी कॉज कर सकता है उसको हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे। अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हो गई हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत प्रकार का एंटीबायोटिक आता है, बहुत नाम से एंटीबायोटिक्स आते हैं। उन डिफरेंट नाम वाले एंटीबायोटिक्स को हम लोग 2 ब्रॉड ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम को हम लोग बेटर ऑप्शन मानते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलर बैक्टीरिया को ही किल करने का काम करता है, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होता है वो बहुत प्रकार के बैक्टीरिया को किल कर सकता है, ठीक है। फिर एक इंफॉर्मेशन हम लोग रखेंगे अपने पास, जो पहला एंटीबायोटिक दुनिया में डिस्कवर किया गया था वो पेनिसिलिन था, एंड इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। यहां तक डन। आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं वायरस के बारे में। हाँ बाबू। सर हम लोग को कहा जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है उसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हम लोग के सेल को मार देगा। सर लेकिन जो नैरो स्पेक्ट्रम है वो तो हमारे सेल को नहीं मार सकेगा, मीन्स वो तो एक खास टाइप का बैक्टीरिया है। हमारे सेल को तो कोई नहीं मारेगा, बॉडी का बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया को सर। हाँ हाँ हाँ, यूजफुल बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। सर नैरो ज्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए उसका कारण कुछ और है, वो समझते हैं, ठीक है। हर एक एंटीबायोटिक का अपना एक कोर्स होता है कि वो भाई 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन,
अपना अपना कोर्स होता है, कितने दिन खिलाना पड़ेगा, 2 टाइम खिलाना पड़ेगा, 3 टाइम खिलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कोर्स काफी कैलकुलेशन और काफी रिसर्च के बाद वो कोर्स तक पहुंचे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि उतना वक्त लग जाता है बैक्टीरिया को किल करने में। बैक्टीरिया को जब मारना शुरू करता है ना एंटीबायोटिक, तो वो भी अपने ऊपर क्या बना लेगा, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर बना लेता है, ठीक है। और बीच बीच में उस कवर को खोल करके देखता है कि भाई बोला दवाइया है कि खत्म हो गया, ठीक है। और जैसे वो खोल कर देखेगा तब तक हमारा डोज प्रेजेंट है वहां पे, फिर से उसको किल कर देगा, समझे। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि भाई दवाई 5 दिन का लिखा है डॉक्टर, और 3 दिन में उनको लगता है कि उनका सिम्टम्स खत्म हो गया है, और लगता है कि एकदम हम तो एकदम टन टना टन 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 टा हो गए हैं सही, और वो दवाई खाना छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में वो जो बैक्टीरिया रहता है ना, अब वो बैक्टीरिया समझ जाता है कि भाई इस केमिकल की वजह से हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन खत्म हो गया, तो उस केमिकल या फिर उस एंटीबायोटिक्स से बचाव के लिए कुछ तैयार कर लेते हैं, और वो हो जाता है उस पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट। बाद में इस्तेमाल करेंगे तो उसका फर्क उसको नहीं पड़ेगा, वो किल नहीं होगा। और अगर हद से ज्यादा हम लोग दवाई खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोर्स था 5 दिन का और उसको हम लोग चला दिया 15 दिन, जो बैक्टीरिया मरना था वो मर गया, ठीक है, जो बैक्टीरिया मरना था वो मर गया। अब उसी दौरान कोई दूसरा बैक्टीरिया भी तो हमारे बॉडी में आ रहा होगा, आता रहता है कि नहीं। उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक अलग कोर्स होना चाहिए था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा खा करके छोड़ दिए थे, तो जो मरने वाला था तो मर गया, दूसरा कोई बैक्टीरिया आएगा ना, अब वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ज्यादा दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी दवाई हो यार वो केमिकल है, और किसी भी केमिकल के सेवन से हमें बचना चाहिए, ठीक है। दवाई कोई शौकिया थोड़ी ना खाता है, दवाई शौक के लिए खाया जाता है क्या, कि चलो सुबह उठ के गोली हाक लेते हैं, मजा आएगा आज, दोपहर हुआ है एक गोली और मजा आएगा आज, ठीक है। तो कोई मजा के लिए थोड़ी ना खाता है, वो केमिकल्स हैं, केमिकल्स कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता, वो तो मजबूरी थी कि खाना पड़ रहा था, तो वो ज्यादा खाने का मतलब ही नहीं बनता कि सर 2 रोटी खाते हैं तो ऐसा दिख रहे हैं आप, 6 रोटी खाइए तो आप अंशुमाली बन जाइएगा, ठीक है। तो वो उस प्रकार का चीज नहीं है ना। चलिए फिर अब आगे बढ़ा जाए। चलिए वो भी आता है, खांसी या कोल्ड जो होता है वायरस की वजह से, तब हम लोग करते हैं वायरस की। चलिए वायरस के बारे में पहले ये बताओ कि वायरस प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। कोई बच्चा लिखा है वी कैन नॉट से, जो लिखे हैं वी कैन नॉट से वास्तव में वही सही बोल रहे हैं, ठीक है। कारण ये होता है ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ए सेल्यूलर कहने का मतलब, सेल्यूलर मीन्स सेल का बना हुआ, ए सेल्यूलर मतलब जिसमें सेल जैसा कुछ न हो, विदाउट सेल, ठीक है। तो सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। जो कुछ हम लोग सेल में पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, लंड होता है, अंड होता है, देवानंद होता है, वो सब कुछ भी भारत में नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ए सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक और पॉइंट जान लीजिए इसके बारे में, इट इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच का, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये ना पूरी तरीके से लिविंग है ना पूरी तरीके से नॉन लिविंग है, इसमें दोनों का कैरेक्टर है थोड़ा थोड़ा, और दोनों का कैरेक्टर नहीं है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ाते होंगे मेटल और नॉन मेटल, एक तो उसके बीच वाला चीज होता है मेटलॉइड, पढ़े ना। तो मेटलॉइड में कुछ प्रॉपर्टी मेटल वाला भी है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल वाला भी है, कुछ इसका प्रॉपर्टी मिसिंग है, कुछ उसका प्रॉपर्टी मिसिंग है। तो कुछ वैसे ही वायरस, एक चीज होती है दुनिया में लिविंग,
लिविंग का अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। लिविंग का प्रॉपर्टी होता है कि वो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता रहता है, उसका ग्रोथ होता है, वो रिप्रोडक्शन करता है, वो अपना आबादी बढ़ाता है, कंससनेस होता है, बहुत कुछ। वो ऐसा कोई भी चीज वायरस में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अगर वो आउटसाइड बॉडी है तब, एयर में है, वाटर में है, किसी नॉन लिविंग चीजों के साथ है, तो वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। और अगर वो गलती से पहुंच जाए, गलती से नहीं, सोच समझ के पहुंच जाए अपने टारगेट साइड पे, अपने सेल तक, ठीक है, देन दैट बिहेव लाइक लिविंग। किसी होस्ट में, बिल्कुल सही वर्ड, किसी होस्ट में अगर पहुंच जाए, होस्ट सेल तक पहुंच जाए, तो उसी होस्ट सेल के मशीनरी का इस्तेमाल वो करने लगता है। उस होस्ट सेल में जो भी एंजाइम्स हैं, जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, उसी का इस्तेमाल करके वो अपना संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है, वो अपना आबादी बढ़ाने लगता है। और आबादी बढ़ाने का काम लिविंग का है, ये नॉन लिविंग का काम नहीं है, ठीक है। इसी वजह से वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का चीज बोल देते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं। समझे यहां पे? अगर वायरस के स्ट्रक्चर का बात करते हैं हम लोग, तो वायरस के स्ट्रक्चर में क्या रहता है, तो उसका एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। कोट पहनता है वायरस भाई, वो भी प्रोटीन का बना हुआ, और इसके अंदर पाया जाता है उसका जेनेटिक मटेरियल। ये बाहर से क्या है उसका प्रोटीन कोट, और अंदर में प्रेजेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दैट जेनेटिक मटेरियल में भी, ये हो सकता है डीएनए या फिर हो सकता है आरएनए, दोनों कभी नहीं होता। या तो डीएनए या तो आरएनए, एक ही वायरस में दोनों चीज कभी नहीं होगा। समझे यहां पे? ये जो बाहर का प्रोटीन कोट बना है ऐसा वाला, वही प्रोटीन कोट कोरोना में कुछ ऐसा रहता है ना। कोरोना ऐसा लगता है कि किसी फुटबॉल में कोई शरारती बच्चा काटे ठोक दे, लगता है कि नहीं? तो वो जो प्रोटीन कोट होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, ये राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, बूंदिया जैसा हो सकता है, लड्डू जैसा हो सकता है, जलेबी जैसा हो सकता है, समोसा जैसा हो सकता है, कचौरी जैसा हो सकता है, फुटबॉल जैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो शेप होता है, वो शेप उसके प्रोटीन कोट की वजह से, ठीक है, प्रोटीन कोट की वजह से। अब इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल, इसके आधार पर, जेनेटिक मटेरियल के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, ठीक है। अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो तो उसको बोलेंगे आरएनए वायरस, और अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो तो उसको बोलेंगे डीएनए वायरस, ठीक है। आई होप आशीष को आंसर मिल गया होगा। समझे? अगर डीएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल तो उसको डीएनए वायरस बोलेंगे, और आरएनए है जेनेटिक मटेरियल तो उसको क्या बोलेंगे? आरएनए वायरस बोलेंगे। डीएनए और आरएनए वायरस में मूल डिफरेंस यही है। समझे? चलिए, अब इलाज का अगर बात किया जाए तो जेन आरएनए वायरस और डीएनए वायरस, ठीक है, किसको किस मुश्किल है? आरएनए वायरस का इलाज ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। डीएनए वायरस का इलाज ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, आरएनए वायरस में इवोल्यूशन या म्यूटेशन जल्दी जल्दी आता है। आ रहे हैं धर्मराज आपके सवाल तक, ठीक है। इसमें म्यूटेशन जल्दी जल्दी आता है, इसमें म्यूटेशन जल्दी नहीं आता है। चूंकि इसमें म्यूटेशन आ जाता है तो एक म्यूटेंट के प्रति अभी हम लोग दवाई या वैक्सीन तैयार किए थे, उसका भी इलाज चलिए रहा था कि तुरंत उसका दूसरा म्यूटेंट आ गया, ठीक है, दूसरा म्यूटेंट आ गया, तो फिर से इसके प्रति हमको वैक्सीन और दवाई बनाना पड़ेगा। अभी बना करके हम लोग कंप्लीट किए थे, देना शुरू किए थे वैक्सीन, किले तीसरा म्यूटेंट आ गया। किसमें ऐसा देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है ना, तत्कालिक मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे, कोरोना में, ठीक है।
एक बच्चा भी HIV लिखा था, HIV का कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं बना पाए, क्योंकि HIV में इससे भी ज्यादा तेजी से म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है। अगर जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है तब तो यार उसका इलाज ये बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, डॉन को पकड़ने की तरह, है ना। जिस प्रकार डॉन को पकड़ना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसी प्रकार HIV वायरस को भी किल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समझे? तो RNA बहुत खतरनाक है ना जी। लेकिन DNA वायरस की अगर बात करें तो DNA वायरस उतना खतरनाक नहीं है। डन। चलिए, अब वायरस का इलाज, वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन चलाएंगे? आगे एंटी वर्ड लगा देना है, एंटी वायरल। सर RNA बता दिए तो सर, क्या RNA क्या होता है? एंटी वायरल? RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे DNA का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वैसे ही RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जैसे DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता है, वैसे ही RNA भी कुछ एक वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता है। हम लोग के बॉडी में भी RNA पाया जाता है, लेकिन वो मैसेंजर के रूप में एक्ट करता है। ठीक है, जैसा DNA होता है ना, कुछ वैसा ही RNA होता है, बस नाम का थोड़ा सा फर्क है। ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड के आगे में डीऑक्सी वर्ड लग गया है। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम। तो जैसा स्ट्रक्चर RNA का होता है, उस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसको DNA बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो। बाकी बाद में। ठीक है, तो एंटीवायरल मेडिसिन का बात कर रहे हैं हम लोग, वैक्सीन नहीं। एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम लोग वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट करवाते हैं। वैक्सीन ट्रीटमेंट के लिए कभी नहीं होता, वैक्सीन प्रोटेक्शन के लिए होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई बीमारी हो गया उसके बाद हम लोग वैक्सीन नहीं देते, वो बीमारी नहीं हो इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन इज नॉट फॉर ट्रीटमेंट, वैक्सीन इज फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए अब एक दो और चीज धर्मराज ऊपर में पूछा था। जैसे वायरस जब हमारे सेल के अंदर जाता है, ठीक है, ये जब ब्लड बताए थे बच्चे लोग, ब्लड वाला वीडियो फिर से एक बार देखो। वैक्सीन एंटीबॉडी सब उसमें हम तो बताए हुए हैं। समझे मनजीत बाबू? या फिर टॉपिक को क्लियर करने दो, डाउट में हम लोग उसको क्लियर करते हैं। वायरस का हम लोग बात कर रहे हैं। तो वायरस जब किसी सेल के अंदर जाता है तो देखिए वो क्या करता है। बिल्कुल उसी पॉइंट पे हम आ रहे हैं। वायरस जब किसी सेल के अंदर पहुंच गया तो उस सेल को अपना घर बना लेता है और उस सेल को कंप्लीटली वो इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, वायरस DNA RNA कोई भी वायरस हो। अब देखिए होता क्या है ना कि जब ये वायरस सेल के अंदर गया तो सेल के मशीनरी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। कैसे? तो सेल का कंट्रोल रूम कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल रूम होता है जो सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वायरस का, ये सीधा पहुंच जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सीधा अपने से नहीं पहुंचता है तो उसको सब पहुंचा देता है। वो DNA बाहर में से घूमते रहता है तो सबको लगता है ना कि अरे यार ये तो DNA क्रोमोसोम सा लग रहा है ना, तो ये सर बाहर करने घूम रहे हैं, सर को तो ऑफिस में रहना चाहिए था ना। तो उस जेनेटिक मटेरियल को कहां पहुंचा दिया जाता है? ऑफिस में। उसको लगता है कि सर बाहर निकल के टहल रहे हैं तो सब उसको पहुंचाता है बाइज्जत, ये सर बाहर करने को चलो ना अंदर, उनको पहुंचा देता है ऑफिस में। ऑफिस में बाइज्जत पहुंचने के बाद जो उस ऑफिस का मेन कंट्रोलर था उसके ऊपर जाकर के कब्जा जमा लेता है। ठीक है, जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे जब कोई विदेशी आक्रांता या आक्रमणकारी हमारे हिंदुस्तान में आता था कब्जा करने के लिए, ठीक है, अंग्रेज से पहले चलते हैं मुगल काल में, तो वो जब आता था ना तो वो हर एक स्टेट, हर एक राज्य, हर एक घर को जाके नहीं जीतता था। वो आया सीधे दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, दिल्ली का शासन जो कैपिटल था उस वक्त हिंदुस्तान का, उसका राज्य जितना दूर में था अब पूरे राज्य पे उसका अपने आप कब्जा हो जाता था।
क्योंकि जहां तक दिल्ली का शासन था, उस गद्दी पे जो बैठा रहेगा राजूसी का रहेगा ना जी, समझे। मगध का राजधानी राजगीर, तो मगध के सिंहासन पर जो बैठा हुआ रहेगा, जहां तक मगध का राज्य है वहां तक उसका पावर, वहां तक उसका शासन, ठीक है। तो वैसे ही उस न्यूक्लियस का शासन पूरे सेल के ऊपर था। अब उस न्यूक्लियस को अपने कब्जे में कौन ले लिए? इसका डीएनए आरएनए नकली, ठीक है। अब जब अपने कब्जे में ले लिया है तो वो जो भी काम करेगा किसके फायदे के लिए? अंग्रेज यहां पे आके शासन किया तो हमारे फायदा के लिए किया। वो क्या? वो अपने फायदा के लिए। तो हमारे सेल का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या उसका फायदा है? तो अपना संख्या बढ़ाने लगता है। उसका संख्या बढ़ाने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसका जो बाहरी कवच है वो प्रोटीन के टुकड़ों का बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो राइबोसोम है उसको ऑर्डर देता है कि भाई ये प्रोटीन का पार्ट बनाओ, तुम इतना प्रोटीन का पार्ट बनाओ, तुम इतना प्रोटीन का पार्ट बनाओ, तुम इतना प्रोटीन का पार्ट बनाओ, और वो पूरा प्रोटीन का पार्ट असेंबल करके अपना प्रोटीन कोड तैयार कर लेता है, ठीक है। साथ ही साथ जो डीएनए रेप्लिकेट करने वाला काहे नहीं बनाएगा, उसको राइबोसोम को क्या मतलब है, ठीक है। राइबोसोम कहाँ आइडेंटिफाई करेगा? वो ऑर्डर पे चलने वाला है, वो न्यूक्लियस के कंट्रोल पे चलता है ना, न्यूक्लियस जो बोल रहा है उसको वो करना है। जैसे अभी मोदी का सरकार है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। मोदी जी जो बोल रहे हैं, जो नियम ला रहे हैं वो पारित हो रहा है। सपोज कि कल मोदी जी हट जाए, कोई दूसरा कोई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का डीएम का बोलेगा कि ना हम मोदी का आदमी तुम्हारा काम काहे करेंगे, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं ना, वो गुलाम है किसका? शासन का। जैसे चलते हैं बाहुबली में। बाहुबली में जो कटप्पा था, कटप्पा किसका वफादार था वास्तव में? अपने राजा का वफादार नहीं था, नहीं, उसका भी वफादार नहीं था। वो वफादार था उस कुर्सी का। भल्लाल देव का भी वफादार नहीं था, वो वफादार था उस कुर्सी का, जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, उसका वो वफादार था वास्तव में, ठीक है। उस कुर्सी पर बैठ के जब भल्लाल देव उसको ऑर्डर देता था तो उसका बात मानता था, बाहुबली ऑर्डर देता था तो उसका बात मानता था, और जब उसकी मम्मी ऑर्डर देती थी तो उसका बात मानता था। उसकी मम्मी बोल दी कि तुम बाहुबली को मार दो, मार दिया उसको। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसको मामा मामा बोलता है, अपने से पाल के खिलाया, ठीक है। वफादारी उसका उस कुर्सी के प्रति था। समझ में आई बात? वैसे ही राइबोसोम का वफादारी न्यूक्लियस के प्रति है, ठीक है। अब उस न्यूक्लियस से जैसा ऑर्डर आएगा, उसको क्या पता कि वहां पे बैठ के कौन ऑर्डर दे रहा है? उसको तो ऑर्डर से मतलब है ना। तो उसको ऑर्डर मिला कि प्रोटीन कोड बनाइए, प्रोटीन कोड बनाना शुरू कर दिया। वैसे ही हमारे सेल के अंदर एक मशीनरी होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो अपने डीएनए की संख्या को बढ़ा लेता है। हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है ना सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन होता है तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला सिस्टम हमारे सेल के अंदर है, या अपना आरएनए रेप्लिकेट करवाना शुरू कर देता है। ये भी बता रहा है, उसको असेंबल करते जा रहा है, पैक करते जा रहा है, पैक करते जा रहा है, जो उसकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तब बोलता है भाई बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, ठीक है। और उस सेल को ब्रेक करता है और एक साथ हजारों की संख्या में वायरस वहां से निकल पड़ते हैं और उस पड़ोस वाले सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक सेल के अंदर इतना हो रहा था, एक सेल के अंदर हजारों की संख्या में वायरस बन गया। इस सेल को ब्रेक करके वो आसपास जितना सेल था, हर एक सेल में एक वायरस एंट्री मार देगा, फिर उस सेल के अंदर वही काम करना शुरू कर देगा, आबादी उसका बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी दौरान क्या होता है ना, कि जब वायरस उस सेल को इन्फेक्ट कर रहा था, इतना कुछ करवा रहा था, तो वो जो हमारा सेल था उसको तो मालूम है कि यार अब हम उसके कब्जे में आ चुके हैं, अब हम कुछ भी कर लें मेरा बचना नामुमकिन है। तब वो जो सेल होता है वो कुछ केमिकल रिलीज करना शुरू करता है, बाहर बाहर चोरी चुपके, ठीक है। रिवॉल्ट चालू है उसका धीरे धीरे, लेकिन वो खुल के विद्रोह नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उस रिवॉल्ट के रूप में वो क्या बनाता है, एक केमिकल तैयार करता है। रिवॉल्ट के रूप में एक केमिकल तैयार करता है जिसका नाम क्या है,
इंटरफेरॉन, ठीक है। एक केमिकल तैयार करता है, वो कौन तैयार कर रहा है? ये इन्फेक्टेड सेल। वो खुद तो मर जाएगा, लेकिन ये जो इंटरफेरॉन है वो रिलीज करता है अपने पड़ोसियों के लिए, अड़ोस पड़ोस के सेल के लिए, ठीक है। ये इंटरफेरॉन जब जाता है पड़ोस के सेल में, तो उस पड़ोस के सेल को एहसास हो जाता है कि भाई बगल में कोई वायरस है जो अटैक कर चुका है, ठीक है। और बाकी के सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये इंटरफेरॉन। तो बाकी के सेल भी इंटरफेरॉन वगैरह बनाना शुरू कर देता है ताकि उस वायरस को किल किया जा सके, ठीक है। समझे बात? तो ये इंटरफेरॉन इन्फेक्टेड सेल रिलीज करता है, उसके बाद ये इंटरफेरॉन उस वायरस को किल करने का काम शुरू कर देता है। इंटरफेरॉन बनाने का ऑर्डर कैसे दिया? वो तो भाई कंट्रोल में था ही नहीं, ये बात भी सही है, ठीक है। अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम नहीं होते, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो एक ही कंट्रोलर नहीं होता, बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं देखा जाए तो लिटरली। तो किसी को अपने कब्जे में कर लिया तो बाकी तो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक सिग्नल भेज देता है हमारे कुछ राइबोसोम्स को, ठीक है, कि बाबू तुम इतना खाली काम कर दो, और वो पीछे धीरे धीरे रिवॉल्ट अंदर में चल रहा होता है। तो उसी रिवॉल्ट का परिणाम है इंटरफेरॉन, ठीक है। बनाया कौन? इन्फेक्टेड सेल। किससे बचाने के लिए? वायरस से बचाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं तत्कालिक मुद्दे कोरोना का, कोरोना कोई दवाई कोई वैक्सीन नहीं था, बस उस पेशेंट को जिसको हो गया उसको आइसोलेट करके आप रख दीजिए, चाहे घर में रख दीजिए, चाहे हॉस्पिटल में रख दीजिए, कहीं भी, अब वो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता था, ठीक है। कैसे ठीक हो जाता था? वो वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए उसका बॉडी इंटरफेरॉन तैयार कर रहा था, ठीक है, और वो ठीक हो जाता है। तो कोई भी वायरल डिजीज हो तो हमारा बॉडी बहुत हद तक अपने आप को अपने से बचा लेता है, लेकिन अगर वायरस हो ज्यादा खतरनाक हो, जो एकदम से नष्ट भ्रष्ट डिस्ट्रॉय कर दे, तो यार मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो हल्का फुल्का वायरस वाला डिजीज हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोल्ड कफ के लिए अगर सर दवाई नहीं भी खाए ना तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग, आज हम लोग ढेर चीज पढ़ लिए, फिर हम लोग कल मिलेंगे तो आगे का किस्सा करेंगे हम लोग, है ना।